बताइए बताइए, कोई डाउट है क्या, या फिर कहाँ पहुंच गए थे अपन, क्या चल रहा था बताओ। कल वेव्स की बातें स्टार्ट करी थी। अच्छा, चलिए। चलिए, आप लोगों का कल टेस्ट है, टेस्ट का सिलेबस सबको क्लियर है। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है हाँ वैसे जी सर। आपकी। क्लियर नहीं है। आप भी ब्लर दिख रहे हैं। वो एक्चुअली क्या है, मैं तो एक जगह से दूसरे के ट्रांसफर होने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा दिख रहा हूँ। आई मीन ट्रांजिशन फेज राइट नाउ। सर अभी भी ब्लर आ रहा है। नो इम्प्रूवमेंट राइट। इट्स बेटर नाउ, राइट। चलो, क्लियर है अभी सबको। ठीक है, चलो। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेव्स, राइट। अब आपको बेसिक आइडिया तो हमने वेव्स का दिया ही था। वेव इज नथिंग बट, आप बोल सकते हो कि सर डिस्टर्बेंसेस हैं, एनर्जी का जो ट्रांसफर है उसको हम वेव्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में हमने बेसिक बातें की थी कि सर व्हेन द पार्टिकल मोशन इज परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन, राइट, such waves are called transverse waves, and the longitudinal waves and the transfer wave, when the motion of the wave and the particle motion is along the same direction. अब हमने बोला था कि हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक वेव की। सिंपल हार्मोनिक वेव मतलब जिसमें जो पार्टिकल का जो मोशन हो रहा होगा, सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, एसएचएम कर रहे होंगे, तो वो वेव को हम फिर सिंपल हार्मोनिक वेव बोलने लगते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन हम वेव के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा मान लो ये एक स्ट्रिंग,
ये स्ट्रेस स्ट्रिंग है ना। इस स्ट्रिंग को अगर मैं थोड़ा सा छेड़ूं, थोड़ा सा अगर आप छेड़ोगे तो आपने देखा होगा कि सर उसमें है ना ऐसे ऐसे वेव्स आती हुई दिखती हैं आपको, राइट। तो बेसिकली आप बोलोगे कुछ ऐसा दिखेगा। किसी भी रैंडम टाइम पे आपने ये स्नैपशॉट लिया है, क्लिक किया है, तो आपको बोला कि सर वो कुछ इस टाइप से दिख रहे होंगे, राइट। पहले तो कंटिन्यूसली ये मूवमेंट होंगे। मैंने कहा सर आपने किसी भी टाइम पे पिक्चर लिया होगा स्ट्रिंग का, तो आप बोलोगे स्ट्रिंग ऐसी ना दिख के, स्ट्रेट लाइन ना दिख के, आपको स्ट्रिंग ऐसी दिखेगी, राइट। तो आप देखोगे कि सर आप इसमें वेव वेव आपको जाती हुई दिखी होगी, यानी आपने डिस्टर्बेंस एक जगह किया था, वो डिस्टर्बेंस दोनों साइड ट्रैवल करता है। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसफर वेव्स। मान लो कि सर ये डिस्टर्बेंस इधर से इधर ट्रैवल किया, ये जो वी होता है ये वेव स्पीड होता है, जिस स्पीड से एनर्जी ट्रैवल कर रही होती है, डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वेव स्पीड। मान लो डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि सर हमने इस पॉइंट को ओरिजिन ले लिया और हमने यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया, मान लो इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लिया और इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले लिया। अब आप बोलोगे ये डिफरेंट पार्टिकल्स के आप डिफरेंट नंबर दे सकते हो। सर ये स्ट्रिंग के कई सारे पार्टिकल्स को आपने नंबर ले लिया जो अलग अलग एक्सिस की पोजीशन होगी, राइट, अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट पे होंगे हम। आप क्या बोलोगे हर पार्टिकल क्या कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, और वेव कैसे ट्रैवल कर रही है, ऐसे वेव कर रही है। तो आप बोलोगे इसलिए इस वेव को हमने क्या बोला सर, ट्रांसफर वेव बोला। ठीक है। अब होता क्या है कि सर आप तो ये याद रखो कि जब भी कोई भी वेव अपने लेवल पे अगर आपको इस फॉर्मेट में मिल जाए, अगर आपको y क्या है सर, किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का मोशन इन दी वाई डायरेक्शन होगा, तो उसका y कोऑर्डिनेट होगा। आप बोलते हो सर ये वाला देखो, ये वाला पार्टिकल इस वक्त यहाँ पर है, ये वाला पार्टिकल अभी यहाँ पर है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पर है, तो हर पार्टिकल के लिए आप बोलोगे अलग अलग y आएगा। तो x की अलग अलग वैल्यू रखोगे और y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो y क्या है सर, पार्टिकल की पोजीशन है वर्टिकल डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। और x क्या है सर, x आपको बता रहा है सर हम कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं। x क्या है सर, ये वाले डायरेक्शन में आपने पार्टिकल की मीन पोजीशन क्या है, सब सारे पार्टिकल इसी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहे होंगे, एग्जाम हो रहे होंगे। तो ये इनकी मीन पोजीशन है कि आप कहाँ पे ये पार्टिकल लाई कर रहा है। और टाइम बोलेंगे तो अलग अलग टाइम पे, अगर आपका y एक इस टाइप का फंक्शन हो, ax प्लस माइनस बी टी का फंक्शन हो, इस फॉर्मेट का कोई भी फंक्शन आपको मिल जाए, आप अपने लेवल पे बोलोगे कि सर ये आपका एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस टाइप का कोई भी फंक्शन आपको मिल जाए, आप बोलोगे सर इस टाइप का कोई भी फंक्शन आपको मिलेगा, आप बोलोगे वो एक प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ध्यान रखेंगे फॉर्मेट ये होना चाहिए एक्स प्लस माइनस बी टी का, राइट। और ऐसे टाइम पे जो वेव वेलोसिटी होगा, वेव वेलोसिटी, ऐसे फंक्शन में अगर आपको वेव वेलोसिटी निकालने की बोली जाए, सर वेव वेलोसिटी क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ। अगर वेव वेलोसिटी निकालने को पूछा जाए इस टाइप के फंक्शन में, तो आप बोलोगे सर दैट विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस साइन के साथ। ध्यान रखना टी के कोफिशिएंट प्रॉपर साइन के साथ रखोगे, एक्स के कोफिशिएंट प्रॉपर साइन के साथ रखोगे। मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझसे बोले कि सर y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस 2t, क्या ये इस फॉर्मेट में है? हाँ जी सर बिल्कुल भी है। आप बोलोगे सर देखिए ये आपको बोला इस फॉर्मेट का फंक्शन है, यस ax प्लस माइनस bt का फॉर्मेट है, बाकी फंक्शन कुछ भी हो, ये चीज आपको x प्लस माइनस bt के फॉर्म में मिल रहा है, यस इट्स अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ दिस। अगर ये एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आप वेव वेलोसिटी बोलोगे तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस टी का कोफिशिएंट है यहाँ पे -2 और x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, तो दैट इज इक्वल टू +2। अगर सारे यूनिट स्टैंडर्ड हैं तो आप बोलोगे इसकी जो वेव वेलोसिटी आएगी वो +2 मीटर पर सेकंड आएगा। +2 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हो गया सर, दैट वेव इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। +2 इज, देखो ये एक ट्रांसफर वेव की बात कर रहे हैं, देखो ये चीज बताएगा कि किस डायरेक्शन में पार्टिकल्स हैं, तो आप बोलोगे सारे के सारे पार्टिकल एक डायरेक्शन में मेंशन है, वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन हो रहा है। तो आप बोलोगे कि सर अगर आपको वेव बताएंगे तो आप बोलोगे वाई डायरेक्शन में मोशन है तो एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही होगी।
वेव एक्स डायरेक्शन में होगी। अब एक्स की डायरेक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है इट मींस द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर नेगेटिव आती है इट मींस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये तो एक जनरल कोई भी रैंडम हमने उठा लिया, बट हमें कौन सी पढ़नी है, एसएचएम वेव की बात करनी है। तो एसएचएम की बात करोगे तो देखो एसएचएम वेव की अगर हम बात करेंगे, एसएचएम प्रोग्रेसिव वेव की जो उसका फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है। वो कुछ ऐसा होता है y is equal to a sin x minus ओमेगा टी प्लस माइनस ओमेगा टी, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक जनरल एक बोला कि अगर हम एसएचएम वेव पढ़ने वाले हैं, देखिए इट्स अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एसएचएम, है ना। आप बोलोगे सर अगर आपको एसएचएम की इक्वेशन चाहिए, x इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल की इक्वेशन क्या आएगी, देखो x की वैल्यू यहाँ पे जीरो रख दो तो आप बोलोगे इक्वेशन आएगी a sin माइनस ओमेगा टी, मतलब एक एसएचएम की इक्वेशन है a sin माइनस ओमेगा टी, एक एसएचएम की इक्वेशन होती है। हाँ सर बिल्कुल होती है। तो वो x इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल की एसएचएम की इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे x इक्वल टू वन रख दोगे तो x इक्वल टू वन वाले पार्टिकल की एसएचएम आ जाएगा। x इक्वल टू टू रख दोगे तो आप बोलोगे x इक्वल टू टू वाले पार्टिकल की एसएचएम की इक्वेशन आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि सर ये बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एसएचएम। अब यहाँ पे ध्यान रखना, देखो जब भी आपके कोफिशिएंट ऑफ t और x सेम साइन के होंगे, अगर सेम साइन के होंगे तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर प्लस प्लस होंगे तो भी पॉजिटिव होगी, माइनस माइनस होंगे तो भी पॉजिटिव होगी। तो ये माइनस साइन आपको क्या बना देगा, वेव वेलोसिटी को नेगेटिव डायरेक्शन में कर देगा। ठीक है, और अगर आपके x और t के कोफिशिएंट ऑपोजिट साइन के होंगे तो ये ऑपोजिट साइन की वजह से ये क्वांटिटी माइनस आएगी और ये माइनस मिला के उसको प्लस बना देगा। तो वेव वेलोसिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, जो कि इस केस में था। देखो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, t का कोफिशिएंट नेगेटिव था, तो वेव वेलोसिटी कैसी आई, प्लस आई। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे बताओगे कि अगर t और x के कोफिशिएंट सेम है, अगर t और x के कोफिशिएंट सेम होगा तो आप बोलोगे कि सर दैट मींस द वेव इज ट्रैवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर t और x का कोफिशिएंट ऑपोजिट साइन के होंगे तो आप बोलोगे कि द वेव इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए t और x के कोफिशिएंट एक माइनस साइन का एक पॉजिटिव साइन का, इसका मतलब ये क्या है, दिस वेव इज ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सर ये मैं कहीं से नहीं बता रहा हूँ सर, ये बाय बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला यहाँ से ही बता रहा हूँ। आप अगर वेव वेलोसिटी निकालना भी चाहोगे तो वेव वेलोसिटी जो आएगा देखो कितना आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी इज माइनस ओमेगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज, देखो v इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा बाई। ये होता है रिलेशन, ये होता है। ठीक है, आप बोलोगे ये वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता ही है, एक्स का पूरा कोफिशिएंट जो भी है आप इस तरीके से बोलोगे। तो यहाँ से आप बोलोगे k क्या हो जाता है, सर k को हम बोलते हैं ओमेगा बाई v, तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। ओमेगा आपको पता ही है, ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ए आपको पता ही है एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ सर, अलग अलग पार्टिकल का आप बोल दोगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपनी पोजीशन से कितना होगा, वही तो एम्पलीट्यूड बता रहा है। और यहाँ पे आप बोलोगे सारे पार्टिकल के लिए एम्पलीट्यूड कैसा है, कौन सा है, मतलब हर पार्टिकल अपनी पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाएगा, जीरो आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। हर पार्टिकल का एक सिमिलर पैटर्न पे चलता है, मतलब सेम एम्पलीट्यूड होता है। तो आपको बहुत एक यूनिफॉर्म सी वेव दिखेगी। ये कुछ बेसिक बातें हैं, मैंने कहा सर और भी कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। यहाँ पे देखो जब भी चलो खैर इतना स्क्रीनशॉट लो, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, फिर आगे आगे बात करेंगे, फिर ऐसी बात है। चलिए स्क्रीनशॉट चलिए
देखो इसकी इक्वेशन पे ही कई बार क्वेश्चन बन जाता है। कई बार तो ये जो वेव इक्वेशन है इसी के बेसिस पे वो कई सारे पैरामीटर्स आपसे पूछ लेते हैं कि इस इक्वेशन से बता दो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, टाइम पीरियड ऑफ एसटीएम कितना है। कई बार तो ये सब हमें बहुत डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, हर एक जो टर्म है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं कहा इसको अगर हम एक फिर से थोड़ा सा वेव को ही रिप्रेजेंट करके देखें, ये वेव है, ये वेव का किसी भी टाइम पे स्नैपशॉट है, ठीक है। यहाँ पे x = 0 वाला पार्टिकल है। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया है y = a sin kx, ठीक है। अलग अलग x पे अलग अलग पोजीशन। अब आप जरा देखो, सबसे पहले तो आप बात करोगे, देखो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल आप बोलते हो सेम फेज में। याद आया एसएचएम में फेज का मतलब क्या होता है? फेज आपको बताता था कि सर ये पार्टिकल इस वक्त किस पोजीशन पे होगा, वो फेज डिफाइन कर देता था, राइट। तो अगर वो दोनों सेम एक्सट्रीम पोजीशन पर है अपने मोशन के और दोनों टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बोले कि दोनों पार्टिकल ऐसे ही हैं। ये वाला पार्टिकल इस वक्त एक्सट्रीम पोजीशन पर है और ये वाला पार्टिकल भी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है। पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो दोनों नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप बोलोगे ये दोनों सेम फेज में है, अपने अपने एसएचएम के सेम फेज में। ऐसे ही आप बोलोगे ये दो पार्टिकल पकड़ लो, ये दोनों सेम फेज में कहलाते हैं। बाकी अलग अलग पार्टिकल, इस वाले पार्टिकल में और इस वाले पार्टिकल के फेज में बहुत डिफरेंस होगा, इस वाले पार्टिकल और इस वाले पार्टिकल के फेज में डिफरेंस होगा। फेज का मतलब क्या है? अपने अपने एसएचएम में वो अलग अलग पोजीशन पर होंगे और अपने अपने एसएचएम में उनका कुछ फेज होगा। याद है ना, कल अपने पढ़ा था एसएचएम में फेज निकालना। तो दोनों अलग अलग एसएचएम में अपने अपने खुद के फेज चल रहे होंगे, तो उन दोनों के रिस्पेक्टिव फेज अलग अलग होंगे, तो हम बोलते हैं इनके बीच में फेज डिफरेंस है। तो मैंने बोला कि मान लो ये पार्टिकल, मान लो इसको x1 बोल दिया और ये वाला पार्टिकल को नाम दिया मैंने x2 बोल दिया। इस वाला ये वाला पार्टिकल अभी इस वक्त यहाँ पर है और ये वाला पार्टिकल इस वक्त यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस होगा। आप बोलोगे सर जो फेज डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा फाई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कई बार यूज होगा। फेज डिफरेंस को हम लिख सकते हैं दैट इज 2π/λ इनटू डेल्टा। डायरेक्ट क्या है यहाँ पे? डायरेक्ट मतलब x2 - x1, इन दोनों की पोजीशन में डिफरेंस। इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस और इसको बोलते हैं डेल्टा x को हम लिखते हैं पाथ डिफरेंस, ठीक है। दो पार्टिकल के बीच में आप बोलोगे इधर फेज डिफरेंस और ये पाथ डिफरेंस, बहुत अच्छी बात है। दो पार्टिकल जब सेम फेज में हो, दो कॉन्जर्वेटिव पार्टिकल जो आपके सेम फेज में हो, उनके बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ। जो लैम्डा है दैट इज वेवलेंथ, ठीक है। और टर्म जो फ्रीक्वेंसी टर्म होता है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी अगर निकालते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है f और रिलेशन क्या होता है, जो v इक्वल टू होता है f लैम्डा होता है। v क्या होता है? वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड बोल सकते हो, वेव की स्पीड v इक्वल टू f लैम्डा होता है, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, लैम्डा समझ में आ रहा है ना? लैम्डा मतलब वेव लेंथ, एक वेव की लेंथ। देखो इसके बाद ये वाला पोर्शन है, ये इसके बाद फिर ये दोबारा से रिपीट हो रहा है सेम, तो यही चीज तो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसी को आप बोलते हो ये एक वेव पल्स है और इसकी लेंथ को आप वेव लेंथ बोल देते हो। और इस वेव इतनी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड बोल देते हैं। तो आप देखो सेम फेज के कोई भी दो कॉन्जर्वेटिव पार्टिकल उठा लो, उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? वेवलेंथ लैम्डा होगी। ये वाला सेम फेज में है, ये वाला सेम फेज में है, इसको हम क्रेस्ट बोल देते हैं। इस पोजीशन को क्या बोल देते हैं? क्रेस्ट। और ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट होता है इसको हम वेव में क्या बोल देते हैं? ट्रफ, ठीक है। तो ये सारे आप बात करो, ये 2π/λ जो होता है ना, ए की वैल्यू होती है, ए इक्वल टू 2π/λ भी होता है, ठीक है, जो अपन ऑलरेडी ω/v पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप चाहो तो रख लो, v की वैल्यू आती है f लैम्डा और f को आप ओमेगा के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो k का एक ये भी रिलेशन है। अब होता क्या है सर, इसी इक्वेशन को हम कई फॉर्मेट में लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे? देखो अलग अलग फॉर्मेट है, मैं तो कहता हूँ एक ही को याद रखो, ये वाला। अरे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखेंगे, के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं हो, बिल्कुल, है ना। आप बोलते हो इसी को क्या लिख देते हैं? ए साइन के को लिख देंगे 2π/λ इंटू एक्स माइनस ओमेगा को क्या लिख देंगे? जरा देखो, ओमेगा को लिख दोगे आप 2π/t
होता क्या है, इसको ऐसे लिख लेंगे, ए साइन 2 पाई कॉमन ले लेंगे और अंदर लिख देंगे एक्स बाय लैम्डा माइनस टी बाई टी। ये भी एक फॉर्मेट होता है, बट इसमें ध्यान रखें ये 2 पाई बाहर होता है, इसको गलती से भूल ना जाए और आप के निकालने में और ओमेगा निकालने में गलती ना कर दें। ठीक है, मैं तो कहता हूँ हमेशा इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और फिर ही सॉल्व करो, हमेशा मिस्टेक नहीं होगी आपसे। ठीक है, मैंने कहा और भी तरीका हो सकता है, मैंने कहा देखो इसी पहली वाली क्वेश्चन को यहाँ पे के को और क्या लिख सकते हो सर, के को लिख सकते हो ओमेगा बाय वी एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हो ना। तो आप लोग ओमेगा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा एक्स बाय वी माइनस, ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे फॉर्मेट होते हैं, खैर मैंने कहा आप तो बेसिक फॉर्मेट अगर आपको याद रहेगा आप किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, अगर इनमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर जरूर कर लें। ठीक है, बाकी मैक्सिमम टाइम आप कह सकते हो, मैं तो कहता हूँ कई बार इस फॉर्मेट पे ही कई बार इस टाइप की क्वेश्चन दे दी जाती है, आप उठा के प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लेना। थोड़ा पुराने जाओगे, नए में तो थोड़े कम पूछ जाते हैं, पुराने टाइम में आप जाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे। एक इक्वेशन दे दी गई होगी कुछ डेटा के साथ, आपसे पूछेगा इसका ओमेगा बता दो, इसका लैम्डा बता दो, इसका के बता दो, इसका वी बता दो, कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपको इक्वेशंस क्लियर नहीं होंगी। हाँ, इतना ही इजी क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कहता हूँ एग्जाम में से बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर आपको इक्वेशन क्लियर होगी तो आप बड़े आराम से इसकी वैल्यूज को आप बता पाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं डाउट्स? अच्छा। चलिए स्क्रीन शॉट है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। देखो कंफ्यूज मत होना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जिस स्पीड से पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा वो होगी पार्टिकल की वेलोसिटी, और वेव स्पीड एक अलग स्पीड है जो इससे जिस स्पीड से क्या ट्रैवल कर रही होगी, आप बोलोगे कि इससे एनर्जी ट्रैवल कर रही होगी। ठीक है, तो आप बोलते हो कि हम बात करने वाले वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या पार्टिकल वेलोसिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए मैंने कहा सर पार्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a sin ax माइनस ओमेगा t। सर ये पार्टिकल का अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है अलग अलग टाइम पे, है ना, तो आप बोलोगे तो पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करोगे सर, dt कर दो, इसको सॉल्व करो। टाइम के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप बोलोगे x को कांस्टेंट मान के ही डिफरेंशिएट करेंगे, तो x तो कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, मुझे मतलब ही नहीं, तो आप बोलोगे माइनस a ओमेगा cos ax माइनस, ये आ गया आपका वेलोसिटी। ठीक है, सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, एक और टर्म निकाल सकते हो, dy बाई dx भी निकाल सकते हो, इसको कोई नाम नहीं देते हैं बट स्लोप देते हैं, स्लोप ऑफ वेव, है ना। आप वेव का जो ग्राफ बनाते हो वो किस में बनाते हो, y और x में बना रहे हो ना, तो आप बोलते हो जब किसी भी पॉइंट पे आपको इस वेव का स्लोप बताना है राइट, इस पॉइंट पे, तो आप क्या निकाल सकते हो, dy बाई dx निकाल सकते हो, dy बाई dx निकालोगे तो t को कांस्टेंट मान लोगे तो कितना आ जाएगा, a k cos kx माइनस, आई होप आपको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखो, ये वेव वेलोसिटी, ये पार्टिकल वेलोसिटी है, ध्यान रखें ये वेव वेलोसिटी नहीं है, ये पार्टिकल वेलोसिटी vp। मैंने कहा इसी तरीके से अगर हम पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा, d2y बाय dt स्क्वायर, या फिर आप बोलोगे सर vp का, है ना, तो आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए कितना आएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ kx। सिमिलरली अगर आप d2y बाय dx
dx स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो दैट विल कम एज माइनस a स्क्वायर cos cos मींस sin ax। मैंने कहा एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। क्या कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इन दोनों को डिवाइड करके लिख लो, क्योंकि हम इससे कुछ रिलेशन निकालने वाले हैं। अगर मैं बोलूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं 1 एंड 2 को डिवाइड करूँ, 1 एंड 2 को डिवाइड करो तो देखो क्या आएगा, वीपी अपॉन dy बाई dx। देखो भाई क्या कैंसिल हो जाएगा, ये cos kx माइनस ओमेगा टी, cos kx माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या आया, माइनस ओमेगा बाय के। क्या गया, माइनस ओमेगा बाय के। मैंने कहा इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाय के। क्यों इंपॉर्टेंट बोला मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरा मैंने कहा सर एक काम करो, इन दोनों को डिफरेंशिएट को डिवाइड कर लो, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और 3 डिवाइड बाय 4। ना ब्लर हो गई है। क्या हो गया, ब्लर हो गया? मेरे साइड है क्या इशू, मैं रिजॉइन करूं? नहीं नहीं नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं, मेरे साइड से है। जस्ट वेट फॉर सम सेकंड, maybe it will improve. सर अभी क्लियर है? यस सर। चलिए, मैं क्या, अगर मैं 3 और 4 को डिवाइड करूं तो देखो क्या रिलेशन आएगा। आपने बोला देखो sin के x माइनस ओमेगा टी, sin के x माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, देखो क्या है, d2 बाय dt स्क्वायर डिवाइड बाय d2 बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दैट विल कम एट ओमेगा स्क्वायर बाय a स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा d2 y बाय dx स्क्वायर, एक साइड ले लिया, 1 बाय d स्क्वायर इनटू d2 y बाय dt स्क्वायर। ये एक जनरल वेव इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है? जनरल वेव इक्वेशन। ठीक है, एक्चुअली तो ये होता है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए आपकी कोई भी वेव इक्वेशन है। मैंने कहा कि डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जो सोल्यूशन आता है वो जो स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो बेसिकली वो इसी का सोल्यूशन होता है। तो हम इससे परेशान ना हो, बट हाँ थोड़ा हमें पता हो तो कोई बुराई नहीं है। बट कभी कभी जनरल इक्वेशन पूछ लिया जाए तो कुछ इससे दिखेगी आपको, राइट? ये वेव स्पीड है, ये d2y बाय dt स्क्वायर है, ये d2y बाय dx स्क्वायर है। ठीक है, ये जनरल वेव इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना ही था, ऑब्वियस सी बात है। तो इस चीज को ध्यान रखें, हालांकि हमारे मतलब का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक अभी इस पर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट मेरे हिसाब से इस पर क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। जिस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो वो भी कभी कभी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है पार्टिकल वेलोसिटी, ये है वेव वेलोसिटी, ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक है, dy बाई dx कितना हो गया, स्लोप हो गया, उस वेव का स्लोप हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आंसर आपको ये है, ध्यान रखेंगे, ये एक वेव है जो कि इधर की तरफ ट्रैवल कर रही है। मैंने कुछ पार्टिकल के नाम दे दिए, ये हो गया ए, ये वाला पार्टिकल बी हो गया जो इस वक्त यहाँ पर है, ये वाला पार्टिकल सी हो जो इस वक्त यहाँ पर है, ये पार्टिकल डी हो गया जो इस वक्त यहाँ पर है, और ये वाला पार्टिकल ई हो गया जो इस वक्त यहाँ पर है। ठीक है, मुझे बस आपको ये बताना है कि ए की पार्टिकल की या सारे पार्टिकल की वेलोसिटी एक करके बात करेंगे, ए वाला पार्टिकल इस वक्त किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, बस मुझे ये पता करना है। व्हाट इस इंस्टेंट पे जब ये पिक्चर ली गई होगी तो पार्टिकल ए वाले पार्टिकल की वेलोसिटी किधर की तरफ होगी, एक एक करके मुझे आंसर देते जाएं। ए के बारे में क्या ख्याल है, किधर की तरफ होगी, एनीवन? देखो इतना मैं बता सकता हूँ, सारे पार्टिकल या तो पॉजिटिव ऊपर जा रहे होंगे या नीचे आ रहे होंगे, इसके अलावा और कोई डायरेक्शन हो नहीं सकती। थोड़ा सा यार प्लीज आंसर जरूर दें यार, आप लोग आंसर नहीं देते हो, रिस्पॉन्ड नहीं करते है ना, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हो। कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं गलत सलत जो भी आपके दिमाग में आ रहा है प्लीज बोला जरूर करें, नहीं आ रहा है तो वो भी बोलते रहे सर नहीं पता, बट प्लीज बोला जरूर करें। मैंने बोला ए वाले पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन इस वक्त कहाँ होगी, एनीवन? सर ऊपर। किसी ने बोला ऊपर, एनी एनी अदर आंसर? मान लेते हैं ऊपर है, चलो चलो बी वाले की बता दो, बी वाले की किधर है? सर नीचे की तरफ। सी, एक ही बंदा आंसर दे रहा है, सी, सी की डायरेक्शन। तो सी का समझ नहीं आ रहा। एनीबॉडी एल्स, कोई तो और सर आंसर दो। वेलोसिटी ऑफ ए नेगेटिव एक्स एक्सिस में। मतलब सी भी नीचे की तरफ, सर ए की नेगेटिव एक्स एक्सिस में। सी बोल रहे हो डी बोल रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, पहले सी की बात कर रहा हूँ। सर मैं अभी एक ही बता रहा हूँ, एक ही नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगी। एक तो आवाज आपकी बहुत कम है, मैं बोल रहा हूँ सी की बात करो अभी, और किसकी बात मत करो, सी की डायरेक्शन किधर होगी? सर प्लस एक्स एक्सिस में। प्लस एक्स एक्सिस, ऐसा इधर की तरफ? मतलब सर ऊपर ऊपर, मतलब प्लस वाई एक्सिस। सर प्लस वाई बोल रहा है सर वो। मतलब ऐसा, चलो डी के बारे में क्या ख्याल है? डी माइनस वाई। माइनस वाई, एनी अदर आंसर?
ई के बारे में क्या ख्याल? अरे ये सी का आंसर अकेला किसने दिया था? ये हर्षित था क्या? यस सर। अकेले सी के बारे में तो इतना कि श्योर है, बाकी के बारे में कुछ बोल रहे हैं? मतलब सी ऐसा क्या था कि तेरे को मतलब सी का सब समझ में आता है? सर आपने पहले सी का ही पूछा था, मैंने आंसर दिया था, तो आप बोल रहे थे कि मैं सी का पूछ रहा हूँ, अभी सी का बताओ। तो मैं बाकियों के भी तो पूछ रहा हूँ, बाकियों के आंसर कहाँ दे रहा है? सर मैं देख रहा हूँ अभी। देख रहा है? क्या बोल रहा है? डी डी का आंसर आपको कुछ आया? डी आप कुछ देना चाह रहे हो? सर प्लस एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस। टाइप करके देते यार, मतलब वाई तू टाइप करके देते, तेरी आवाज नहीं आ रही है। सब प्लस वाई बोल रहा है सर, वो डी का। डी का प्लस वाई बोल रहा है। चलो दो में से एक ही होंगे, एक का सही एक का गलत है, ऑब्वियस सी बात है। ई के बारे में क्या बोल रहा है? तो मेरे हिसाब से माइनस वाई। तेरे हिसाब से माइनस वाई। अर्षित बाकी तो चुपचाप बैठे हैं, बाकी से पूछना जरूरत नहीं है। तो प्लस वाई कह रहा था वो। प्लस वाई, चलो जरा देखते हैं। ठीक है किसान, तेरे सारे आंसर गलत है। ठीक है, कॉमन सेंस है, मैक्सिमम लोग चुपचाप बैठे हैं वो भी यही सोच रहे हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन करा। देखो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस v इनटू dy बाय dx। स्लोप दो तरीके से बता सकता हूँ मैं, इस तरीके से बताता हूँ क्योंकि इससे आप हमेशा सही करोगे। देखो वेलोसिटी, ये वेव पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव एक्स में, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है ये किस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव एक्स है मतलब ये पॉजिटिव है। अब स्लोप देखो, ए पॉइंट पे स्लोप कैसा है? देखो ए पॉइंट पे स्लोप की चढ़ाई है, ए पॉइंट पे स्लोप कैसा? चढ़ाई है, चढ़ाई है, तो ये देखिए ये स्लोप कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल ये वेलोसिटी कैसे हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। बी वाले पार्टिकल की बात कर लो, सर यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाले पार्टिकल की भी डायरेक्शन नीचे की तरफ नीचे की तरफ है। ये तो नीचे की तरफ ही बोली थी ना? तुक्का मारा था ना? हाँ चलो, सी वाले पे स्लोप देखो ढलान है, ढलान है मतलब स्लोप नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव मिला के इसको क्या बना देगा? पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव। डी की बात करो तो डी पे भी ढलान है, इसका मतलब डी की डायरेक्शन भी पॉजिटिव। ई की बात कर लो जरा, ई पे जरा देखो, ई पे स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। ई पे स्लोप पॉजिटिव है मतलब ये चीज मिला के नेगेटिव, तो ई की डायरेक्शन नेगेटिव आएगी। ठीक है सुशांत, ये वाला तेरा सही है, ये ऐसे गलत हो गया। ठीक है, so these are the direction, this is how you can find the direction of any particle। और मैं वो थोड़ा स्लोप में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, अब याद रखूंगा समय। चलो अच्छी बात है। अब इसमें ध्यान रखना है, कभी आपको पॉजिटिव आई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाती हुई वेव दे देंगे, कभी आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाती हुई वेव देंगे, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना है ना। ये तो मैंने पॉजिटिव वाला एग्जांपल कराया था, नेगेटिव से भी तो हो सकता है ये वेव इधर की तरफ आती हुई हो भी सकती है। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी होता है, बट ठीक है आप नेगेटिव वाले में चेंज हो जाएगा ना? क्या हो गया? नेगेटिव, अगर ये वेव की डायरेक्शन दूसरी तरफ होती नेगेटिव की तरफ, उसमें सब चेंज हो जाएगा। नेगेटिव होता तो ये v भी नेगेटिव हो जाता ना, तो ये इसका नेगेटिव साइन हो जाता एक्स्ट्रा, तो ये सारी चीजें नेगेटिव हो जाती, बस सारी चीजें रिवर्स हो जाती, अपोजिट हो जाती है। यस, एक नाइन एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन हो जाता ना, तो हर चीज को वो रिवर्स कर देता। ओके सर। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई वेव वेलोसिटी की और पार्टिकल वेलोसिटी की। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। Now we are going to talk about interference। इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन भी क्या कहते हो? सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ टू वेव्स। ठीक है, जब भी एक पॉइंट पे दो वेव्स आएंगी तो उस पार्टिकल को वो दोनों वेव अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहे होंगे, दो डिस्टर्बेंस आएंगे। मान लो दो ट्यूब ऐसे खड़ी हैं, एक ने धक्का दिया, ये पार्टिकल ऐसे गिरने की कोशिश करेगा, इधर से धक्का मिला तो ये पार्टिकल इधर
तो ये जो पार्टिकल है वो दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में गिर जाएगा। ठीक है, तो आप बोलते हो कि सुपरपोजिशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ टू वेव्स। उसमें भी एक स्पेशल केस की बात कर रहे हैं हम, इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू वेव्स आर सेम, तो सुपरपोजिशन एक स्पेशल केस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। सो बेसिकली इंटरफेरेंस इज नथिंग बट द सुपरपोजिशन, मतलब एडिशन ऑफ टू वेव्स। देखो एडिशन करने का तरीका ऑलरेडी हमने देख रखा था, दो एसएचएम को ऐड करने का तरीका हमने देख रखा है, आप उस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका भी आप देख सकते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल जो तरीका होता है उसकी भी हम बात कर लेंगे। मैंने कहा मान लो मेरे पास दो वेव्स हैं, एक है y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, सॉरी kx माइनस ओमेगा t, और दूसरा हो जाएगा y2 इज इक्वल टू a2 sin kx माइनस ओमेगा t प्लस 5। बस दोनों वेव में देखो डिफरेंस क्या है, दोनों के जो एम्पलीट्यूड हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। फ्रीक्वेंसी सेम है और सोर्सेस कैसे होने चाहिए, सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए। सोर्सेस कोहेरेंट होने का मतलब ये है कि सर किसी भी टाइम पे दो, जो किसी भी पॉइंट पर आप खड़े हो जाओ, दोनों वेव का जो फेज डिफरेंस आना चाहिए वो एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने कहा वो कब आ सकता है, जब आप दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी को सेम ले लो। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों की सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी को सेम ले लिया। आप कहीं पे भी जरा फेज डिफरेंस निकाल के दिखाओ, डेल्टा फाइव, डेल्टा फाइव क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो देखो किसके बराबर आएगा, फाइव के बराबर आएगा। ये टाइम पे डिपेंडेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सोर्सेस कैसे हैं, कोहेरेंट है, तो इंटरफेरेंस हो सकता है, अदरवाइज इंटरफेरेंस नहीं होगा। दूसरी बात, इनके एम्पलीट्यूड में भी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ही डिफरेंस होना चाहिए, तभी सिग्निफिकेंट इंटरफेरेंस आपको दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अब जरा देखो, जब मैं रिजल्टेंट दूंगा तो दोनों का सम लूंगा। सम लेने का तरीका आपको मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। बता रखा था ना, इस डायरेक्शन को आप ले लो, यहाँ पे साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ले लो, है ना, इसको माइनस का ले लो, इसको कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी ले लो, सेम तरीके से आप ले लो। पहले वाला तो आप एग्जैक्टली यही ड्रॉ कर दोगे, जिसका एम्पलीट्यूड होगा a1। दूसरे वाला क्या करोगे, आप सर कुछ एंगल पर ड्रॉ करोगे जिसका मैग्नीट्यूड होगा a2। ठीक है, और आप बोलोगे ये जो एंगल है ये कितने हैं, kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, तो ये एंगल कितना आएगा, प्लस 5। इन दोनों का रिजल्टेंट आपको पता है कितना आएगा, सही रिजल्टेंट जो आएगा सर, वो रिजल्टेंट आपको पता है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। ये आपका एम्पलीट्यूड आया इस वेव का। इस वेव का जो एम्पलीट्यूड आया वो ये आया। ठीक है, आप बोलते हो प्लस साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा, अगर ये एंगल बना होगा अल्फा। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट वेव आई, इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आया, ये जो रिजल्टेंट वेव आई, इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आया। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, एक चीज और बता दूं, जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता है वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटेंसिटी होता है एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कितनी ट्रांसफर कर रही है वेव, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव। इस टाइप की वेव से आप हमेशा ध्यान रखना, जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, सिंस ओमेगा इज सेम, जहां पे ओमेगा सेम हो जाएगा, अगर ओमेगा सेम हो गया तो आप बोल सकते हो कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा तो दोनों का सेम ही हो गया ना, अब तो ओमेगा स्क्वायर से मतलब ही नहीं है, ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब तो ये चीज याद रखना कि इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, और अगर ओमेगा सेम है या फ्रीक्वेंसी सेम है तो आप डायरेक्टली आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर लिख सकते हो। तो दिस इज योर एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। देखिए जो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड आया वो कितना आया, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2
आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने कहा अगर मैं इसी वेव का इंटेंसिटी लिखना चाहूँ तो क्या करूंगा, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर, तो हर जगह आप क्या लिख सकते हो, इंटेंसिटी को के ए स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे इंटेंसिटी लिखोगे के ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस टू के ए वन के टू। बेसिकली हर जगह आप ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को आई से रिप्लेस कर सकते हो। अगर ए स्क्वायर को आई से रिप्लेस करोगे, यहाँ पे आई वन से रिप्लेस करोगे, आई टू से स्क्वायर कर दोगे तो ये वाला रूट हट जाएगा, तो इंटेंसिटी आ जाएगी। अंदर आप बोलोगे ए वन स्क्वायर की जगह पे केवल आई वन बचेगा, ए टू स्क्वायर की जगह पे केवल आई टू बचेगा, और यहाँ पे बचेगा टू रूट आई वन आई टू। तो ये दोनों की रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा अगर इंडिविजुअल इंटेंसिटी आई वन और आई टू। तो आप बोलोगे जब भी दो वेव्स इंटरफेयर करेंगी मतलब एक ही जगह पे ऐड हो रही होंगी, जब भी दो वेव्स एक ही जगह पर ऐड हो रही होंगी, क्लियर हो गया? सर आई गेस स्क्रीन चली गई है। आई इज इट क्लियर? यस सर। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी दो वेव्स एक जगह पे इंटरफेयर करेंगी मतलब एक जगह पे ऐड हो रही होंगी, तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो ये होगा, उनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो ये आएगी। ठीक है, ये तो आप बोलोगे कि सर ये तो इंटरफेरेंस के बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड आएगा। अब इसमें कुछ स्पेशल केस होंगे जो हमारे लिए मतलब के हैं, उनको हम पढ़ेंगे। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, एल्स ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव की इक्वेशन देखिए ये बनेगी, बस मेरे को एम्पलीट्यूड से मतलब है, इसलिए मैंने एम्पलीट्यूड को अलग से लिख दिया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सर आपने वो एक पॉइंट बताया था, वो स्क्रीन ब्लर हो गई थी, वो के वाला पॉइंट क्या बता रहे थे, के से रिप्लेस करेंगे क्या था वो? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो हर जगह ए स्क्वायर को आई से रिप्लेस कर दो, बस कहने का मतलब ये। ओके ओके सर। जब ए स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, तो हाँ जी यहाँ पे हाँ जी। आई आ जाएगा। ए वन स्क्वायर की जगह पे आई वन लिख दिया, ए टू स्क्वायर की जगह आई टू लिख दिया, और ए वन की जगह पे रूट आई वन लिख दिया बस। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहे थे और कुछ नहीं। ओके सर। अब इंटरफेरेंस में दो स्पेशल केस होते हैं, पहला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, आपको पता है सर ए का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो रिजल्टेंट आएगा वो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई।
ये फाई क्या था, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस था, अगर दो वेव्स की बात है, राइट। अगर मैं बोलूं फाई, ठीक है, डेल्टा फाई था, फाई तो इसको मैं डेल्टा फाई बोल दूं या फाई बोल, एक बात है। अगर ये 0 हो जाए तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, cos फाई 1 हो जाए। 0 हो जाए या फिर आप बोलते हो कि सर 2 पाई हो जाए, ठीक है, मतलब आप बेसिकली कह सकते हो 2n पाई। अगर डेल्टा फाई की वैल्यू 2n पाई के बराबर हो जाए, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, सो। तो अगर ये देखो cos 0 हो जाए, cos 2 पाई हो जाए, cos 4 पाई हो जाए, cos 6 पाई हो जाए, तो आप बोलोगे सर ये cos फाई कितना हो जाएगा, 1। और अगर ये 1 हो जाएगा तो देखिए आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जो है सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। वो a2 प्लस 2a1 a2 मतलब स्क्वायर बनेगा, तो ये a की वैल्यू जो आएगी वो a1 प्लस a2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। सर स्क्रीन ब्लर हो गई है। गेटिंग बेटर। यस सर। तो बेसिकली मैंने कहा सर अगर ऐसा होगा जब ये इनके बीच का फेज डिफरेंस 2n पाई होगा, तो आप बोल सकते हो कि सर एम्पलीट्यूड कैसा होता है, मैक्सिमम होगा, ठीक है, मतलब दोनों सेम फेज में होंगे। फेज डिफरेंस 0 या 2 पाई का मतलब क्या, सेम फेज में होंगे। सेम फेज में होंगे मतलब देखो दोनों वेव ऐसे दिख रहे होंगे। अगर पहली वेव ऐसी है तो आप बोलोगे जो दूसरी वेव होगी वो भी ऐसी इसी फॉर्मेट में होगी। तो जब दोनों ऐड करोगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का बहुत ही ऐसा मैक्सिमम आएगा, दोनों का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, ये y1 हो गया ये। अच्छा, मैंने कहा इस केस का अगर मैं इंटेंसिटी निकालने जाऊंगा तो इंटेंसिटी आएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप बोलो कि सर दोनों एम्पलीट्यूड बराबर है, मैंने बोला ए नॉट है, तो आप बोलोगे I1 और I2 भी बराबर होंगे, इनको आपने I नॉट बोल दिया। तो एम्पलीट्यूड जो है वो देखो किसके बराबर आएगा, 2a0 के बराबर आएगा। और इंटेंसिटी जो है वो किसके बराबर आएगी, देखो √I0 प्लस 2I0 का होल स्क्वायर, तो कितना रहेगा, 4I0 के बराबर, ठीक है। ये कब होगा, जब दोनों ही वेव्स के एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली बराबर होंगे तब। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब दोनों एक ही फेज में आ रही होंगी तो दोनों समूह के बड़ी वेव्स बना देगी, आप ऐसा कह सकते हो। दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर आप बोलोगे कि सर जो cos फाई है वो -1 आ जाए, वो कब हो सकता है, जब आप बोल सकते हो डेल्टा फाई या फाई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई हो जाए। पाई/2 पे सॉरी पाई cos 180 डिग्री -1 होता है, तो आप बोलोगे ऑड मल्टीपल्स ऑफ क्या हो जाए, पाई हो जाए। फिर n की वैल्यू क्या रख सकते हो सर, n की वैल्यू तो मैं 0 रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई चाहिए। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो गया तो ये वाला केस आ जाएगा, ध्यान रखना, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई चाहिए। तो आप बोलोगे तब जो ए होगा और रिजल्टेंट होगा वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। और जो इंटेंसिटी आएगी वो आएगी √I1 माइनस √I2 का होल। जो वेव आप ड्रॉ करोगे तो देखो ऐसे आउट ऑफ फेज होगी, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 80 का मतलब 180 का मतलब क्या है कि सर दोनों वेव जो है वो ये वेव ऐसी होगी,
दोनों आउट ऑफ फेज है, दोनों को जब कंबाइन करोगे तो देखो जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो कैसी आएगी, वो बहुत बहुत ऐसे है, ये आपकी रिजल्टेंट वेव दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि सर फिर से ये वाला केस, अगर A1 और A2 दोनों बराबर हो जाएं तो आप बोलोगे जो ए रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा, मतलब ये वेव एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगी, और जो इंटेंसिटी आएगा वो भी कितना हो जाएगा, 0 आएगा। तो ये दो केसेस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के, दोनों का मतलब आप अच्छे समझ लीजिएगा। मैंने कोई रटने वाली बातें नहीं कही, सारी चीजें आपको दिखाई हैं लिख के इस तरीके से ताकि आपको याद रह जाए चीजें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो, राइट। जब भी दोनों वेव्स मिलकर एक बड़ी वेव बना रही हो तो आप बोलोगे सर कंस्ट्रक्टिव है, और जब भी दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करके मिनिमम वेव बनाने की, पतली सी वेव बनाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या बोलोगे, सर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस आपको पता होंगी ऐसा कब होगा, जब वो सेम फेज में होंगे, सारे के सारे फेज सेम, मतलब 0 फेज डिफरेंस, 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई। और अगर आउट ऑफ फेज का मतलब होता है, ऑपोजिट फेज का मतलब होता है जब 180 डिग्री के मल्टीपल्स में हो, और मल्टीपल्स में 180 डिग्री हो, 270 डिग्री हो। ठीक है, इस तरीके से अगर मल्टीपल्स में होगा तो आप बोलोगे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत, बातें क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट? ये भी आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड का जो लेंगे वो मैग्नीट्यूड लेंगे। एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, मैं देखिए बेटा एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं इन एनी नहीं, डायरेक्शन, अच्छा ठीक प्लस है, या माइनस नहीं में लेते हैं। नहीं, जैसे मैं बोलो कंस्ट्रक्टिव में हमने सीधा मैग्नीट्यूड को ऐड करा, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इस केस में उसका मैग्नीट्यूड लेके करना है, तो मैग्नीट्यूड लेना अभी है। लेने मैग्नीट्यूड लेके करेंगे ना बेटा, कहाँ पे तुम बोल रहे हो, ये तो ठीक है इसका फॉर्मेट आया A1 प्लस A2, मैग्नीट्यूड के अलावा इसमें कोई साइन नहीं होता एम्पलीट्यूड में, एम्पलीट्यूड का मतलब ही होता है केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड कभी भी नेगेटिव में कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं, हमेशा डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे होते। ठीक है सर। ठीक है, यस कभी भी सर। आपको एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं रखा मिलेगा, इसलिए देखो ये मैंने यहाँ पे मॉड ऑफ A1 माइनस A2, मतलब जो भी पड़ा होगा उसका डिफरेंस A1 माइनस वही A2 वही या A2 उसी माइनस उसी A1। उसी चीज के लिए पूछा था सर मैंने। हाँ हाँ हाँ, इसलिए वहाँ पे देखो ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ओके हमेशा सर। पॉजिटिव वैल्यू ही रखी जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये तो बातें हो गई इंटरफेरेंस की। अब हम कुछ बातें करेंगे स्पेसिफिकली ट्रांसफर वेव, स्पेसिफिक एक बात करेंगे स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव, उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में आप बोलते हो कि वेव की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ वेव की, ये एक मान लो वेव है, तो किसी भी इंस्टेंट पे आप जहां पर बोलोगे वहां पे टेंशन निकाल लो स्ट्रिंग का, डिवाइड बाय न्यू कर दो, ये आपकी स्पीड ऑफ वेव होगी। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन होगी तो अलग अलग स्पीड भी होगी वेव की। वेव न्यू क्या है सर, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जिसको हम लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं स्ट्रिंग का। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रिंग की टेंशन पता है और लीनियर मास डेंसिटी पता है तो आप बता सकते हो कि उस स्ट्रिंग में वेव स्पीड कितनी होगी। दैट इज गिवन बाय v इक्वल टू t बाय न्यू, दिस t इज टेंशन। ध्यान रखें, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, ये तो हो गई स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव इन स्ट्रिंग। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो हम सिंपली उसको साउंड वेव ही समझ के चलते हैं। जैसे हमने ट्रांसफर वेव की बात की तो हमने स्ट्रिंग वेव की बात की हमेशा, वैसे यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब हमेशा कैसा बात करेंगे आप, साउंड वेव की बात करेंगे। देखो होता क्या, मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, नॉर्मली ये पार्टिकल ऐसे रखे होते हैं मान लो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर,
ये पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। अब होता क्या है, अगर आपने यहाँ से मान लो कंप्रेस किया है इसको, किसी भी तरीके से कंप्रेशन मतलब इसी तरीके से आप डिस्टर्बेंस को आगे ट्रैवल कराएंगे, तो कुछ पार्टिकल बहुत पास में आ जाएंगे। ये पार्टिकल अपने बगल वाले को धक्का देगा, बगल वाला पार्टिकल अपने बगल वाले को धक्का देगा, और कहीं कहीं पार्टिकल बहुत दूर हो चुके होंगे क्योंकि वो धक्का देके वापस जा चुका होगा। तो ऐसे करके ग्रुप बन जाएंगे, कहीं पे पार्टिकल की कमी हो जाएगी और कहीं पे पार्टिकल बहुत ज्यादा घने हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कहीं कहीं पे तो कंप्रेशन हो जाता है, पार्टिकल बहुत पास पास आ जाते हैं, और कहीं कहीं पे आपको रेयर सेक्शन फॉर्म हो जाता है, जैसे वहाँ पे क्रस्ट एंड ट्रफ था, यहाँ पे रेयर सेक्शन। ठीक है, देखो पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो मतलब देखो इसको अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो सर इसमें पार्टिकल देखो ये एक्स इक्वल टू इसी डायरेक्शन की बात करें कि वेव इधर की जा रही है। अब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का बाय डायरेक्शन में नहीं है, कहाँ पर है सर, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। मतलब इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर ऊपर दिखाएंगे तो बाय डायरेक्शन में आ जाएगा, तो मैं कहता हूँ नहीं, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, इसीलिए मैं इसको एस बोलने लगता हूँ। एस का मतलब क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट इन दी एक्स डायरेक्शन। ठीक है, हम ए माइनस ओमेगा, कोई दिक्कत है? हाँ सर, स्क्रीन चली गई थी। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, आ भी जाएगी, गई है तो उम्मीद करते हैं। सर आ गई है। चलिए बैठ हो गई, इधर किया। यस सर। और थोड़ा वेट कर लेते हैं, शायद थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है। ब्लर हो रही है क्या बीच बीच में, कि इज इट गोइंग क्लियर नाउ? सर फिलहाल तो क्लियर है, पर वैसे बीच बीच में ब्लर हो जाती है। चलो कोशिश करते हैं, ब्लैकआउट हो तो बताना। स्क्रीन गॉन। I guess it is fine now, right? It is fine. यस सर। चलो, तो बेसिकली हमने कहा सर ये जो S है हम Y के फॉर्म में लिखेंगे, अब S लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन दी एक्स डायरेक्शन, ध्यान रखना। अब जरा देखो, अगर मैंने बोला S की वैल्यू 2 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, और X की वैल्यू 1 है, X की वैल्यू 1 है मतलब सर ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है।
एक्स वो वाला पार्टिकल की बात करें जिसकी मीन पोजीशन 1 है, और अगर एस की वैल्यू 2 है, इसका मतलब वो अपनी मीन पोजीशन से +2 पर है। +2 का मतलब क्या होगा, इसकी करंट पोजीशन x इक्वल टू 3 पर होगा। x इक्वल टू 1 तो उसकी मीन पोजीशन है ना, वहां से डिस्प्लेसमेंट कितना है, +2। इट मींस सर उसकी जो करंट पोजीशन है वो x इज इक्वल टू 3 पर होगी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ये s का मतलब क्या है? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आप लिखोगे s इज इक्वल टू s नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। आप जरा देखो, मैंने कहा सर एक्चुअली डिस्प्ले ट्रांसफर वेव तो आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखना बड़ा सही रहता है, बट लॉन्गिट्यूडनल वेव एक्चुअली प्रेशर का गेम है। प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो आप प्रेशर के फॉर्म में अगर इक्वेशन लिख के दोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा सर लिख देंगे। अब ये जो कंप्रेशन हो रहा है, रेयरफेक्शन हो रहा है, ये क्या है, कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है, तो बल्क मॉडुलस भी रोल प्ले करेगा यार मीडियम का। जहां जहां कंप्रेशन वगैरह होता है वहां बल्क मॉडुलस या कोई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा ना। तो आप बोलोगे सर हम उसे इक्वेशन को लिखते हैं डेल्टा पी। कितना प्रेशर चेंज हो रहा है, ये नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहे हैं। प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ कम हो रहा है, राइट। तो आप बोलोगे सर उसको प्रेशर के फॉर्म में, चेंज इन प्रेशर के फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं, तो लिखते हैं डेल्टा पी नॉट इनटू cos kx माइनस ओमेगा टी। ध्यान रखें इन दोनों में जो फेज डिफरेंस होता है वो देखिए कितने का होता है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेव साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखी हुई है तो आप बोलोगे प्रेशर वेव जो इक्वेशन लिखोगे वो आपकी कॉस में होगी। व्हाट डज इट मीन? इट मींस जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव का मैक्सिमा आएगा, जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव का मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा होगा, वहां पे जो प्रेशर है वो कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। π/2 का मतलब क्या है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव का मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा होगा वहां पे प्रेशर वेव का 0 आ रहा होगा। एंड वाइस वर्सा, जहां पे आप डेल्टा पी का मैक्सिमा मिनिमा बन रहा होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेव की वैल्यू 0 होगी। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि सर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, π/2 होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी तो प्रेशर वेव उसकी फॉर्म में लिखी जाएगी। अब डेल्टा पी नॉट क्या होता है सर, डेल्टा पी नॉट की वैल्यू होती है बी इंटू एस इंटू के। बी क्या होगा, बल्क मॉडुलस होगा, ध्यान रखेंगे मीडियम का बल्क मॉडुलस है बी। एस नॉट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, और के क्या है सर, ये वेव नंबर, जो एंगुलर वेव नंबर है वो ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेव इक्वेशन लिख सकते हैं। ध्यान रखेंगे मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या हो गया कि सर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, जहां डेल्टा पी मैक्सिमम है मतलब वहां पे कंप्रेशन बन रहा है, जहां डेल्टा पी मिनिमम है मतलब आप बोलोगे कि सर वहां पे रेयरफेक्शन हो रहा है, मिल रहा है, राइट। तो आप इसको बोलोगे, इस तरीके से हम बातें करते हैं। बाकी सारे टर्म्स वही चलेंगे, लैम्डा जो सेम फेज के पार्टिकल उनके बीच के डिस्टेंस को हम कंसेक्यूटिव को हम लैम्डा बोलते हैं, टाइम पीरियड ओमेगा, ये सब बाकी सारी चीजें सेम चलेंगी। बस यहाँ पे हम जो इक्वेशन है वो प्रेशर वेव के फॉर्म में लिखने लगेंगे, और पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा होगा, इतनी बातें हम करेंगे। अब हम बातें करेंगे कि सर लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड कैसे निकालेंगे। जैसे हमने ट्रांसफर वेव की स्पीड निकाली थी, ऐसे ही हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड निकालेंगे और फिर साउंड वेव की स्पीड निकालेंगे। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बस हम अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं एवरी ईयर। हम इसके बाद बस उसी पोर्शन पे जंप कर रहे हैं धीरे में। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? सर वो फेज डिफरेंस π/2 है ना? क्या हुआ बेटा? सर वो फेज डिफरेंस π/2। इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है π/2। हाँ हाँ सर वही इससे पूछ। जब डिराइव करते हो ना डेरिवेशन में, जब यहाँ साइन होता है तो यहाँ पे कॉस में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव के बीच में फेज डिफरेंस π/2 का होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यस सर। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2 हो जाएगा, राइट। यस सर। वो डेरिवेशन होता है तब तब आता है, अपन को तो याद रखना है। चलिए, मैंने कहा सर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव,
स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है वो ऐसे गिवन होती है। ठीक है, v is equal to under root of v by rho. Rho is density of the medium and v is the bulk modulus of the medium. ठीक है, तो अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हो, अब यहाँ पे अगर सॉलिड के लिए लिखोगे तो सॉलिड के लिए तो आप बोलोगे v इक्वल टू क्या लिख दोगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ साउंड। ठीक है, बाकी गैसेस के लिए या फिर आप लिक्विड के लिखोगे तो आप सिंपली ये लिखोगे। आप मुझे बताओ कि स्पीड किस में ज्यादा होगी, सॉलिड्स में ज्यादा होगी कि लिक्विड्स में ज्यादा होगी, किस में ज्यादा होगी? तो सॉलिड में। देखो, वैसे तो देखो ये स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी दिख रहा है, आपको लग रहा होगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें स्पीड कम होगी, पर ध्यान रखना स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर इन शॉर्ट आप साउंड की बात करो, स्पीड ऑफ साउंड की अगर हम बात करें तो जो सॉलिड्स है उसमें सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड्स में होती है और फिर गैसेस में होती है। क्योंकि आप सिर्फ डेंसिटी देख रहे हो, मैंने कहा यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी तो डिपेंड करती है ना। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बल्क मॉडुलस ऑफ द लिक्विड और गैस से कहीं ज्यादा होती है। ठीक है, तो सॉलिड्स में स्पीड सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड्स में होगी और फिर गैस में होगी। केवल डेंसिटी नहीं देखो, ये दोनों का रेशियो की बात करोगे तो ये ऐसा आता है। दूसरा, आपने बोला इन एयर की बात करो, एयर की अगर मैं बात करूं तो बताओ ड्राई एयर में ज्यादा होगी स्पीड या फिर ह्यूमिड एयर में? किसमें स्पीड ज्यादा होगी, सोच के बताओ। ह्यूमिड है। ह्यूमिड एयर में। ह्यूमिड एयर में अगर होगी तो क्यों होगी? बॉटम मॉलिक्यूल्स की वजह से। पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। क्या बोल रहे हो? बॉटम मॉलिक्यूल्स की वजह से। और ड्राई एयर तो हल्की होती है, उड़ जाएगी। देखो, लोगों को लगेगा कि सर जो ह्यूमिड एयर है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, पर एक्चुअली उल्टा होता है। आपको लगेगा एयर और वाटर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमिड एयर में वाटर आ रहा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ध्यान रखना नहीं, ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो जो स्पीड होगी वो ह्यूमिड एयर में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी ड्राई। ठीक है, ह्यूमिड एयर में आप बोलोगे कि जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी, वो सॉरी स्पीड ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ड्राई एयर, बिकॉज ह्यूमिड एयर में जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। ध्यान रखिए, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी ड्राई एयर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में कम होती है, आप उसमें चाहो तो रीजन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बात है। अब स्पीड ऑफ साउंड हम फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले साउंड की स्पीड फाइंड करने की कोशिश की थी न्यूटन्स ने। ठीक है, एक स्पीड फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। उसने बोला कि सर देखो, ऑब्वियसली आज कंप्रेशन और एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो रहा है ना, तो आप बोलोगे ये कोई टाइप का प्रोसेस होगा, आप इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हो, एडियाबैटिक प्रोसेस बोल सकते हो और आइसोफोरिक बोल सकते हो, कई सारे प्रोसेस बोल सकते हो। तो उसने बोला यार जब भी साउंड ट्रैवल करता है तो क्या टेम्परेचर वगैरह चेंज होता है क्या? मुझे नहीं लगता कि यार न्यूटन शादीशुदा होगा, राइट? ठीक है, उस टाइम पे मेरे हिसाब से शादीशुदा नहीं होगा। उसने क्या सोचा कि यार किसी के बोलने से टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ता है क्या? आप बोल रहे हो आसपास के टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ता है क्या? तो मैंने कहा, उसने बोला कि सर मैंने इस प्रोसेस को आइसोथर्मल मान लिया। कैसा मान लिया? आइसोथर्मल प्रोसेस माना उसने। जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रहा है ना, ये कोई प्रोसेस है, एक्सपेंशन हो रहा है गैसेस में, एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो रहा है, तो उसने बोला ये आइसोथर्मल प्रोसेस मान लिया। आइसोथर्मल के लिए आप ऑलरेडी कल पढ़ चुके कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो होती है वो प्रेशर के बराबर होता है। ये मैंने कल परसों थर्मोडायनामिक्स से पढ़ाया था, मैंने कहा था आगे यूज करेंगे अपन। तो उसने बोला कि जो स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं तो उसने v की जगह पे वैल्यू रख दी थी और डेंसिटी। उसने जब प्रेशर की वैल्यू और डेंसिटी की वैल्यू रखी तो उसकी जो स्पीड ऑफ साउंड आई वो लगभग 280 मीटर पर सेकेंड आया, जो कि एक्चुअल स्पीड से काफी कम आया। एक्चुअल स्पीड इज नियर बाय 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यार अब उसकी स्पीड जब गलत आई तो बेचारा न्यूटन परेशान हो गया। उसने भाई बाबा और जो भी हकीम और बाबा होते हैं उनके चक्कर लगाने की कोशिश की कि भाई साहब क्या गलती कर रहे फिर हैं। जब उसने स्पीड निकाली तो उस टाइम पे रियल स्पीड निकल चुकी थी कि उसको कैसे पता हाँ उसका जी आंसर गलत आया? हाँ जी, रियल स्पीड आपको पता था। अच्छा।
ठीक है। अब वो रियल स्पीड कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, उसने बोला इस तरीके से उसने फाइंड आउट करके दिखाया कि देखो स्पीड आ क्यों रही है ऐसी। हर चीज को आप प्रूव करते हो ना। रियल स्पीड कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, इसलिए आप सिंपल से एक पत्थर को पानी में फेंकिए, पत्थर के पानी के पहुंचने के टाइम आप बता सकते हो, पानी से आपको साउंड कितनी देर में सुनाई देगा, डिस्टेंस से आप आराम से आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो उसने बोला कि सर ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो बहुत दूर आई। बाबा हकीम के चक्कर लगाने लगे, तो बाबा ने जब एक बाबा जी उनको मिल गए, बाबा बोले बेटा तेरी शादी हुई है? बोले नहीं। बोले तभी तो तेरे को पता नहीं है। बोला जब तुम्हारी बीवी बोलना चालू करेगा तो टेम्परेचर तो ऐसा बढ़ता है ना कि तेरे को पता भी नहीं चलेगा, इतना इंस्टेंट बढ़ता है। ठीक है। तो उन बाबा ने बोला कि भाई साहब अपने फॉर्मूले में करेक्शन कर लो, उसके लिए उनका नाम रखा गया, उस करेक्शन का नाम रखा गया लाप्लास करेक्शन। लाप्लास बाबा जी ने बताया कि भाई साहब ये जो तुम प्रोसेस आइसोथर्मल बोल रहे हो, ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, ये एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक का मतलब है सर वो इतना सडन होता है, इतना सडन होता है कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ जाता है बट हीट ट्रांसफर बिना हीट ट्रांसफर के। उसने बोला अगर हीट ट्रांसफर नहीं होता एडियाबैटिक माना, तो आपको मालूम है बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो होती है वो गामा पी के बराबर होता है एडियाबैटिक के लिए। ये चीज ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है। तो जब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो देखो गामा पी बाय रो। अब आप जब सारी वैल्यू रखोगे तो जो बी की वैल्यू आती है वो नियर बाय 330 मीटर पर सेकंड आ जाती है, जो कि काफी क्लोज है मेरी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है। इसका मतलब अब अपन ने जो सही किया है इस फॉर्मूले से अपन ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है। तो इसलिए उसको लाप्लास करेक्शन के बाद इसको ऐसे एक्सेप्ट किया गया उसको। ठीक है, मैंने कहा इसको और भी फॉर्मेट में कर सकते हो। अगर आइडियल गैस की बात करो, आइडियल गैस में आप पी बाय रो को आप गामा सॉरी आर टी बाय मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हो। तो आइडियल गैस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ऐसा लिख सकते हो, तो स्पीड ऑफ साउंड इन आइडियल गैस कैसा लिख सकते हो, आप लिख सकते हो आर टी सॉरी गामा आर टी बाय एम नॉट। ऐसा भी आप लिख सकते हो, ये फॉर्मूला में एक होता है। ठीक है, जो कि इसको एक वहीं पे उसी ग्रुप में रख देता है जहाँ पे आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड रखते हो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रखते हो और एक एवरेज स्पीड रखते हो, वहीं पे आप स्पीड ऑफ साउंड भी रख देते हो। ठीक है, क्योंकि वो सिमिलर से फॉर्मूले अगर याद हो, अंडर रूट ऑफ 8 आर टी बाई एम नॉट, अंडर रूट ऑफ 3 आर टी बाई एम नॉट, अंडर रूट ऑफ 2 आर टी बाई एम नॉट, और ये आ जाता है अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम नॉट। तो उसी सीक्वेंस में रख देते हो, कभी कभी उनसे आपस में मिला के एक क्वेश्चन भी बन जाता है। तो ये तो बातें हो गई आपकी स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, या फिर हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। ठीक है, आई होप यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना अपन आगे बढ़े। यस सर। चलिए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टैंडिंग वेव। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से एवरी ईयर एक क्वेश्चन आ रहा है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर। स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव से हम थोड़ा सा पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव।
ठीक है, पहला अब मैं दोनों एक साथ पढ़ूंगा, स्ट्रिंग का भी पढ़ूंगा और साउंड का भी पढ़ूंगा। अगर ये वेव ट्रैवल कर रही है, मान लो ये एक स्ट्रिंग थी, इसमें अगर एक वेव ट्रैवल कर रही है, राइट, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अब जब ये आगे ट्रैवल करेगी तो यहाँ पे पहुंचेगी और इस पार्टिकल को ऊपर खींचने की कोशिश करेगी, है ना, डिस्टर्बेंस। बट ये फिक्स एंड है, ये पार्टिकल को खींच नहीं पाएगी, बट एक्शन टू डायरेक्शन ये जो रिजिड एंड है वो जरूर नीचे खींच लेगा। जब ये वेव ऐसी आ रही थी, जब ट्रांसफर होकर जाएगी तो ये वेव ऐसे ही ट्रांसफर होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है, राइट। रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव ऐसी जाएगी, मतलब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई का फेज डिफरेंस आएगा। जब भी रिजिड एंड से कोई भी वेव इधर से जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, पाई का होगा। अगर इसी तरीके से आप बोलोगे ओपन एंड से या फ्री एंड से अगर कोई रिफ्लेक्शन होगा, तो आप बोलोगे कि अगर कोई वेव ऐसे जा रही है, यहाँ पे एक फ्री एंड है, ये एक रिंग से बंधा हुआ है, तो रिंग तो मूव कर सकती है ना ऊपर नीचे, तो आप बोलोगे सर अगर ये फ्री एंड से हो रही है तो आप बोलोगे यहाँ से भी जब वेव वापस जाएगी तो वो सेम वेव जाएगी। अगर ये ऐसी आ रही है तो ऐसी ही जाएगी, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके इक्वेशन लिखोगे y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t लिखोगे, तो यहाँ पे जो वेव आ रही है उसको लिखोगे a साइन kx प्लस ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, एक तो देखो दोनों के साइन ऑपोजिट थे क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स में जा रही थी, ये नेगेटिव एक्स में जा रही थी, तो दोनों के साइन सेम आ गए, प्लस पाई का फेज डिफरेंस हो गया। साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस a साइन kx प्लस ओमेगा t। ये रिफ्लेक्टेड हो गई, राइट, ये इंसिडेंट वेव हो गई, ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गई। अगर यहाँ की बात करोगे इंसिडेंट वेव कैसी है, कुछ ऐसी है a साइन kx प्लस ओमेगा t, तो आप बोलोगे जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पे माइनस थी और यहाँ पे आप बोलोगे दोनों के साइन कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक यही चीज लॉन्गिट्यूडनल में भी होगा। जब भी रिजिड की बात करोगे, रिजिड रिजिड का मतलब होता है एक सॉलिड फिक्स्ड वॉल से रिफ्लेक्शन होगा तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई का होगा। जब भी फ्री एंड से जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो आप बोलोगे दोनों के रिफ्लेक्शन जो वेव्स हैं उनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। अब होता क्या है कि सर कभी कभी अगर आप देखोगे स्टैंडिंग वेव देखो फील लेनी पड़ेगी, इसमें मैं आपको ज्यादा नहीं हेल्प कर पाऊंगा, इसके लिए आप यूट्यूब पे जाके स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन का सर्च कीजिए। वहां पे आप जब वीडियो देखोगे तब आपको रियलिटी समझ में आएगी स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या है। स्टैंडिंग वेव का मतलब है, देखो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव बोलते हैं या फिर स्टेशनरी वेव बोलते हैं। स्टैंडिंग या स्टेशनरी का मतलब है कि आपको वेव खड़ी हुई दिखेगी, रुकी हुई दिखेगी, ना एनर्जी का ट्रांसफर इधर से इधर हो रहा होगा ना इधर से उधर हो रहा होगा। तो होता क्या है कि सर फॉर एग्जांपल कभी आप ऐसे उसमें एग्जांपल जो दिखाए गए होंगे फॉर्मेशन करके दिखाया गया, उसमें एक स्प्रिंग दोनों तरफ से पकड़ रखा है और वो इधर से वेव भेज रहे हैं, उधर से रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है। तो हमेशा उधर से रिफ्लेक्टेड आ रही है, यहाँ से आपकी वेव जा रही है, आपको जरूरी नहीं कि आपको स्टैंडिंग वेव आपको ऐसे आती जाती दिखती है वेव, बट कुछ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे एक फ्रिक्वेंसी आ गई, उस फ्रिक्वेंसी पे आप देखोगे कि आने वाली और जाने वाली वेव एक दूसरे को इस तरीके से करती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रोप ऊपर नीचे होते हुए दिखेगी, वेव ट्रैवल होती हुई फील नहीं होगी। ठीक है, कुछ पार्टिकल तो उसमें आपको हमेशा रेस्ट पे दिखेंगे, यस रोप आपकी मूव कर रही है, बट कुछ पार्टिकल्स उसमें भी आपको फिक्स दिखेंगे रेस्ट पे। ठीक है, ये चीज जब आप वीडियो देखोगे ना तभी आपको रियलाइज होगी कि यार कैसी दिखेगी वो वेव। आपको ऐसा लगेगी सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं, वरना तो आप देखोगे जब ऑसिलेट करते हो तो वेव ऐसे ट्रैवल करती हुई फील आती है। स्प्रिंग में आप देखोगे तो वेव ऐसे ट्रैवल करती हुई फील आती है, बट इस केस में आप देखोगे पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह ऑसिलेशन करते हुए दिखेंगे, वेव किसी भी डायरेक्शन में मूव करती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि इसलिए हम उसको नाम देते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। ऐसा कब होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ही होता है, हमेशा नहीं होगा। आप ऐसा नहीं करोगे इधर से एक वेव गई और इधर से रिफ्लेक्ट होकर आई, आप बोलोगे सर आपको स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो जाएगी, नहीं। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की वेव जब आप जनरेट कर रहे होगे और रिफ्लेक्ट होकर जब वेव आ रही होगी तब ही स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगी। तो कुछ सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे ही स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है, हमेशा फॉर्म नहीं होती। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी एक जाने वाली वेव अगर ऐसी है और मान लो आने वाली वेव जो है वो ऐसी है, तो जब दोनों रिजल्टेंट होंगे एक जगह पे सुपर इम्पोज होंगे तो उनका एक रिजल्टेंट बनेगा, दोनों का सम बनेगा। तो अगर आप इनको जरा ऐड कर देखो, ये है साइन ए माइनस बी और ये है साइन ए प्लस बी,
इसको अगर आप दोनों का एम्पलीट्यूड भी आपने सेम ले रखा, मैंने कहा ए ले लिया, तो चलो देखो क्या होगा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, यार फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, चलो मैं आपको एक बार लिख के दे रहा हूँ। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। अगर साइन ऑफ ए प्लस बी लिखोगे आप, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। जब दोनों को आप ऐड कराओगे तो देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो बेसिकली यही बचेगा। तो ये जो रिजल्ट लिख के आएगा वो आएगा 2 साइन ए किसी को भी मान लो आप, मेरा के एक्स को ए मान लिया तो कितना आएगा 2 साइन एक्स, सॉरी 2 ए और आएगा, ये तो कॉमन ही आ जाएगा, 2 ए साइन के एक्स और बचेगा कॉस ऑफ। ये इस फॉर्मेट देखो, एक डिफरेंट फॉर्मेट आया है, ये नॉर्मल वेव से डिफरेंट है आंसर, क्योंकि इसीलिए ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, एक स्टैंडिंग वेव है, खड़ी हुई वेव है, आप कह सकते हो, राइट। तो आप बोलोगे इस टाइप का फॉर्मेट आता है, इसमें देखो ये तो आ गया टाइम डिपेंडेंट, तो ये वाला हो गया पूरा एम्पलीट्यूड। अब जरा देखो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग एम्पलीट्यूड है। नॉर्मल वेव में क्या होता था, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड एक ही होता था, मतलब हर पार्टिकल ए से लेके माइनस ए के बीच में झूल रहा होता था, बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, एक्स की वैल्यू पे भी एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है, मतलब हर पार्टिकल के लिए एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा, मैंने कहा जरा देखो, आप बोलो जो वेव दिखेगी वो कैसे दिखेगी। ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ के बीच में मूव करता हुआ दिखेगा, ये वाला पार्टिकल केवल यहाँ से यहाँ के बीच में ही मूव कर रहा होगा, ये वाला पार्टिकल जो है ना, ये कुछ पार्टिकल्स हैं, ये कभी मूव होते हुए नहीं दिखेंगे, ये हमेशा रेस्ट पर ही दिखेंगे, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग है, फिक्स है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, बट अलग अलग पोजिशन पे अलग अलग एम्पलीट्यूड है, इसीलिए ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। मैंने कहा सर जब kx की वैल्यू n पाई हो, kx की वैल्यू n पाई होगी, है ना, 0 सॉरी 2n पाई, नहीं हाँ n पाई, n पाई का मतलब क्या हो गया 0, जब ये 0 होगा तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, मतलब एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। तो n पाई अगर 0 होगा तो आप क्या बोलोगे सर, मतलब n की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब एंगल कितना हो जाएगा 0 180 डिग्री, है ना, टू 360 डिग्री, मतलब 2 पाई 3 पाई 4 पाई, सब जगह पे साइन 0 होता है, ठीक है। k की वैल्यू आपको पता है, k होता है 2 पाई बाय लैम्डा, x इज इक्वल टू n पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, x की वैल्यू देखो क्या आई n लैम्डा पाई, मतलब x की जो वैल्यू है देखो, यहाँ से यहाँ पे वैल्यू अगर आप बोलोगे ये होती है लैम्डा, एक पूरी वेव की जो डिफरेंस होती है उसको वेवलेंथ होता है, x की वो पोजीशन जो लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल्स में होगी, लैम्डा बाय 2 ध्यान रखेंगे, कौन से लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल्स में होगी, तो आप क्या बोलोगे कि सर वो लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल्स में जब आपको मिलेगी तो आप बोलोगे सर ऐसे पोजीशन का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा 0, और ऐसे पोजीशन को हम बोलते हैं नोड। जहां जहां पे एम्पलीट्यूड 0 आएगा, बीस ये पॉइंट जो है यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमेशा रेस्ट पर दिखेंगे, मतलब इनका एम्पलीट्यूड 0 है, मतलब ये 0 से 0 के बीच में मूव करेंगे, तो ऐसे पार्टिकल को हम बोलते हैं नोड, ऐसे पोजीशंस को हम बोलते हैं नोड्स, ठीक है। सिमिलरली आप बोलते हो कि सर ऐसे जहाँ पे यार ये चीज मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम तो होती है 90 डिग्री पर होती है ना, कहाँ पर होती है 90 डिग्री पर होगा, 270 डिग्री पर होगा, इस तरीके से। तो मतलब आप सर इसको स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा डायरेक्टली यूज मुझे, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो। स्टैंडिंग वेव का मतलब खड़ी हुई वेव, स्टेशनरी वेव, कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ अपनी जगह पे पार्टिकल ऑसिलेशन हो रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशंस, नोट एंटी नोट, ये सब तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, कोई डाउट?
मैंने कहा इसी में अगर हम साइन की वैल्यू मैक्सिमम रखना चाहते हैं तो के एक्स की वैल्यू हमने रख दी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ए की वैल्यू रख दो 2 पाई बाय लैम्डा, एक्स इज इक्वल टू 2n की वैल्यूज आप बोलोगे x की वैल्यू जरा 2 पाई से पाई कैंसिल हो गया, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 4। ऐसे पार्टिकल्स पे आप बोलोगे एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, दैट इज 2h। मतलब इनको हम बोलेंगे एंटी नोड्स, यानी ये वाले पार्टिकल्स ये हैं एंटी नोड्स। ये वाले पार्टिकल कैसे हैं, ये नोड है। आप जरा देख लो, वैसे ही देख लो, यहाँ से भी देख सकते हो कि सर कोई भी दो नोड्स के बीच की बात कर लो, नोड्स दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस देखो तो दैट विल कम एज लैम्डा बाय 2। यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा बाय 2 आएगा। कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड्स की डिस्टेंस देख लो, दैट इज आल्सो कमिंग एज लैम्डा बाय 2। ये एक एंटी नोड है, ये दूसरा एंटी नोड है, इनके बीच की डिस्टेंस आ रही होगी लैम्डा बाय 2। कॉन्सेक्यूटिव अगर हम बात करें एंटी नोड और नोड्स की बात करें, नोड्स एंड एंटी नोड्स की बात करें, इनके बीच की डिस्टेंस देखोगे तो आएगा लैम्डा बाय 4। ये रिजल्ट कुछ याद रह जाए तो बहुत सी बात है, मैं ना आप फाइंड आउट कर भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव क्या है देखो एक बार, आप यूट्यूब पे जब वीडियो नहीं देखोगे तब तक स्टैंडिंग वेव की फील नहीं आएगी। ठीक है, मजा तो तभी आएगा। फिर नोड्स इनको बोलते हैं, एंटी नोड्स इसको बोलते हैं। ये चीजें हमने निकाल के बता दी कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑन एन एवरेज एवरी ईयर एक क्वेश्चन आ रहा है इससे, इसलिए बहुत से समझ लें। अब इसी की बात हम करेंगे, ऑर्गन पाइप इज नथिंग बट स्टैंडिंग वेव। जो ऑर्गन पाइप होता है वो स्टैंडिंग वेव है। तो अब हम बात करेंगे स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप, एक ही बात है। ठीक है, तो जरा इसको स्क्रीनशॉट लें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा स्टैंडिंग वेव्स की बात कर रहे हैं। इन स्ट्रिंग में फिक्स एंड की बात करें, दोनों एंड फिक्स होंगे। ठीक है, और ऑर्गन पाइप की बात करेंगे तो ओपन ऑर्गन पाइप की बात करेंगे, एक ही बात है। ऑर्गन पाइप जानते हो कैसा होता है, ऐसा एक ग्लास में स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसके अंदर एयर या लिक्विड हम फिल करते हैं। ओपन मतलब दोनों साइड से ओपन होगा, क्लोज मतलब एक साइड से क्लोज होगा। फिक्स एंड्स का मतलब क्या हो गया सर, फिक्स एंड का मतलब दोनों ही एंड्स के फिक्स हो गए। ठीक है, मैंने कहा मैं इसको बात करता हूँ, एक ओपन ऑर्गन पाइप, एक ही बात होगी, दोनों में केसेस सेम मिलेंगे, फिर साथ में चलते हैं। मैंने कहा अब अगर देखिए यहाँ से एक वेव जनरेट करो तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से एक वेव जनरेट करोगे तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, दो एंड से रिफ्लेक्शन होगा। मैंने कहा सर इनिशियली स्टैंडिंग वेव नहीं फॉर्म होगी, मैं फ्रीक्वेंसी को धीमे धीमे बढ़ाते जाऊंगा तो मेरे को सबसे पहली किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सबसे पहली स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगी। वो सबसे बेसिक स्टैंडिंग वेव कौन सी होगी, देखो ये फिक्स एंड है, फिक्स एंड पे हमेशा क्या बनेगा, नोट बनेगा, क्योंकि फिक्स एंड कभी मूव नहीं कर सकते, फिक्स है ना। तो इसलिए मतलब फिक्स एंड पे हमेशा क्या बनने वाला है, नोट बनने वाला है। ठीक है, और ओपन एंड है उन पे हमेशा एंटी नोट बनने वाला है। ऐसे फ्री एंड होगा उन पे हमेशा क्या बनने वाला है, एंटी नोट बनने वाला है। तो सबसे छोटा देखिए वेव ऐसी बनेगी कि पहला ये एंटी नोट बनेगा और ये दूसरा एंटी नोट बनेगा। ये सबसे छोटी स्टैंडिंग वेव ऐसे बनेगी। आप वो तो मान लो इसकी लेंथ कितनी है, स्ट्रिंग की लेंथ है एल, और जो फ्रीक्वेंसी बन रही है उसको हमने बोल दिया एफ नॉट। इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें सबसे पहले आपको स्टैंडिंग वेव बनती हुई दिखाई देगी। मैंने कहा इसमें कैसे बन सकती है, जब आपको यहाँ पे एंटी नोट मिलेंगे। तो ये एंटी नोट कैसे बन सकते हैं, यहाँ पे एंटी नोट बनेंगे। अगेन इसकी लेंथ भी क्या ले लो, एल। अच्छा, ये चीज आपको पता है एफ इक्वल टू क्या होता है, डी बाय लैम्डा। एफ इक्वल टू क्या होता है, डी बाय लैम्डा। अच्छा, मैंने कहा जरा देखो दो एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, लैम्डा बाय 2। मतलब एल की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, लैम्डा बाय 2 के बराबर आ रही है। तो यहाँ से लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 2l के बराबर आ रही है। सेम चीज यहाँ पर भी आप बोलोगे किसके बराबर है, l/2। दो एंटी नोड्स हैं
तो यहाँ पे भी लैम्डा की वैल्यू लिखोगे तो 2L के बराबर होगी। एफ की वैल्यू लिखोगे एफ नॉट इक्वल टू वी बाय लैम्डा, मतलब V। इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यही रिजल्ट इसके लिए चलेगा, मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा, दोनों सेम रिजल्ट आएंगे। ठीक है, सेम चीजें लिख रहे हो आप, बस यहाँ पे स्ट्रिंग है और यहाँ पे ऑर्गन टाइप है। पहली स्टैंडिंग वेव आपको जो मिलेगी जिस फ्रीक्वेंसी पे, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ नॉट इक्वल टू जी बाई 2L। और इसी को हम फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। मैंने कहा सर अब और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चालू करो, बढ़ेगी तो फिर आप बोलोगे फिर नहीं बनेगी स्टैंडिंग वेव, फिर और बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो दूसरी स्टैंडिंग वेव जो आपको पॉसिबल मिलेगी उसकी बात कर लेते हैं। मैंने कहा सर दूसरी स्टैंडिंग वेव देखिए कब मिलेगी, जब आपको ये पॉसिबल, बीच में एक एंटीनोड और आ जाए। मतलब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करने जाऊँ तो यहाँ पे कौन सा पॉसिबल है? बीच में एक और एंटीनोड आ जाए। ठीक है, आप बोलोगे सर जरा देखो अब ये जो लेंथ है, देखो एक लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2, मतलब आप बोलोगे एल की वैल्यू किसके बराबर है? 2 लैम्डा बाई 2 के बराबर है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो देखो कितना टाइम आ जाएगा, आप बोलोगे सर 2L बाई 2 के बराबर है। ठीक है, मैंने कहा उठा के रख दो। तो अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसकी वैल्यू जरा देखो, वो आएगा 2V बाई 2L। मतलब आपका ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इसको हम बोलते हैं सेकंड फ्रीक्वेंसी, सेकंड हाफ। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड हाफ। और फर्स्ट ओवरडोज को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरडोज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेकंड हाफ। इसमें भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही लिखेंगे तो आप उसके यही रिजल्ट चलेंगे। तो आप बोलोगे सर मतलब पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में स्टैंडिंग वेव बनेगा, फिर बीच में नहीं बनेगा, फिर जब फ्रीक्वेंसी जस्ट डबल हो जाएगी तब आपको स्टैंडिंग वेव फिर से नजर आएगी। ठीक है, तो आप उसको बोलते हो फर्स्ट हार्मोनिक या फिर सॉरी सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। सिमिलरली मैंने कहा और बढ़ाओ, और बढ़ाओगे तो फिर से आपको वेव मिलेगी सर। स्ट्रिंग में जो वेव मिलेगी वो कैसे बनेगी? ठीक है, अब आप निकालोगे तो आप बोलोगे सर जो एल की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? 3 लैम्डा बाई 2 के बराबर आएगी। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगा 3V बाई 2L, मतलब 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको आप बोलोगे थर्ड हार्मोनिक। और सेकंड ओवरटोन। तो बेसिकली आप बोलोगे इसी तरीके से आप बढ़ाते जाओगे तो nth हार्मोनिक मिलेंगे आपको NV बाई 2L या फिर n टाइम्स ऑफ x0। सारे के सारे आपको हार्मोनिक मिलेंगे, n की वैल्यू 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के सारे मल्टीपल आपको जो मिलते जाएंगे वहां पे स्टैंडिंग वेव मिलती जाएगी। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखो हार्मोनिक का मतलब क्या हो गया। इस फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या हुई? वो होता है हार्मोनिक। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का पहला मल्टीपल है, फर्स्ट मल्टीपल, इसलिए इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सेकंड मल्टीपल है, इसलिए इसको सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं। ये 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल है, इसलिए इसको थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं। जो nth टाइम ऑफ फंडामेंटल होगा इसलिए उसको nth हार्मोनिक बोलेंगे। ओवरटोन का मतलब क्या होता है? ये जो बेसिक वेव है, बेसिक वेव में कितने लूप ऐड हो गए? ये बेसिक वेव थी, इसमें देखो एक लूप ऐड हो गया, ये तो था ही ना, एक लूप ऐड हो गया मतलब ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया। जब दो लूप ऐड हो गए, देखो इसमें कितने लूप ऐड हो गए? दो लूप ऐड हो गए, तो ये सेकंड ओवरटोन हो गया। तो आप बोलोगे बेसिक वेव में कितने लूप ऐड हो गए, उसको हम ओवरटोन बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई आपकी ओपन ऑर्गन पाइप। इसी तरीके से ओपन ऑर्गन पाइप में बनेंगे या फिर फिक्स एंड, फिक्स एंड ऑफ स्ट्रिंग, दोनों एंड्स कैसे हैं? फिक्स हैं। दोनों में ही सिमिलर आप वेव बनाओगे, दोनों के सेम रिजल्ट आएंगे। ठीक है, अब होता क्या ऑर्गन पाइप में, जब आप एक ट्यूनिंग फोक क्या होता है? वाइट टाइप का ब्राउन इस टाइप का होता है, उससे जब हिट करोगे आप बोलोगे सर रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है मतलब जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी का वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी पे इसमें क्या बन रही है? स्टैंडिंग वेव बन रही है। क्या बन रही है? स्टैंडिंग वेव बन रही है। तो इसमें वो बेसिकली आपको स्टैंडिंग वेव पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना स्टैंडिंग, ये ओपन ऑर्गन पाइप वगैरह बहुत आते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे निकाले जा रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसको फॉर्मूले रट भी लोगे तो भी मुझे कोई बुराई नहीं है अगर आप रट पा रहे हो, अगर समझ के रटोगे तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज आपसे गलतियां कभी नहीं होंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया फिक्स एंड ऑफ, दोनों एंड फिक्स हैं या फिर दोनों एंड ओपन है। ओपन ऑर्गन पाइप में ये दोनों चीजें सेम चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंड फिक्स होंगे या फिर एक एंड ओपन होगा। यहाँ पे या तो दोनों एंड ओपन होंगे या फिर एक एंड ओपन होगा। ठीक है, तो जब दोनों सेम है
तो आप उनको बोलोगे सेम केस चलेंगे, इसमें दोनों फिक्स्ड है और इसमें दोनों ओपन। नेक्स्ट केस आता है, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका नेक्स्ट केस है। ना स्ट्रिंग की बात करेंगे तो एक एंड 1 एंड 3 होगा, इसको हम बोलते हैं क्लोज ऑर्डर का, मतलब इसमें एक एंड क्लोज होगा। मतलब ऐसा, मतलब कैसा होगा इसमें? एक एंड तो फिक्स होगा, ठीक है, दोनों के एंड है। मैंने कहा सबसे बेसिक, जहाँ पे ओपन एंड वहाँ एंटी नोड बनने वाला है, दिस इज द सबसे बेसिक वे, स्टैंडिंग वे। ये लेंथ है एल, यहाँ पे भी लेंथ है, सबसे बेसिक वे भी है। ये एंटी नोड बनना है डिस्प्लेसमेंट वेव का, और यहाँ पे नोड बनना है। अब यहाँ देखो, एक एंटी नोड है और ये नोड है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, लैम्डा बाय 4। अभी देखा था हमने, एक एंटी नोड और एक उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, यहाँ पे भी आप बोलोगे लैम्डा बाय 4। यहाँ से आप लैम्डा निकालोगे तो आ जाएगा 4L, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही, 4 है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू v बाय लैम्डा, मतलब v बाय 4 है। इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलेंगे। आपको अब तो समझ में आना चाहिए कि इसको फर्स्ट हार्मोनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। मैंने कहा सेकंड वेव, और अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, आपको कब मिलेगी अब दूसरी स्टैंडिंग वेव? आप बोलोगे सर जब यही मतलब अब देखो, यहाँ से यहाँ हो गई लैम्डा बाय 4, और एक नोड से दूसरे नोड की होती है लैम्डा बाय 2, ये डिस्टेंस हो गई लैम्डा बाय 4। मतलब यहाँ पे एल की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा बाय 4। आप बोलोगे 3 लैम्डा बाय 4 रख लोगे तो अब आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है वो मिलेगी 3 टाइम्स ऑफ v बाय 4L। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ v बाय 4L नहीं मिलेगा, मतलब आप बोलोगे 3 टाइम्स ऑफ f नॉट मिलेगा, इसको f3 बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे, सेकेंड हार्मोनिक नहीं बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। क्यों बोलेंगे, क्योंकि सर थर्ड मल्टीपल है, इसको सेकेंड नहीं बोलेंगे, ध्यान रखेंगे, बट इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। क्यों, बेसिक वेव में कितना लूप ऐड हुआ, एक, इसको फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि इसका थर्ड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल मिल रहा है मुझे, इसमें और हार्मोनिक ही मिलेंगे, इवन मिलेगा ही नहीं। इसमें बना के देख लेते हैं, इसमें वेव कैसे बनेगी सर। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी बात है, मैंने एक और बना के देख लेते हैं। ये जो डिस्टेंस आएगी, आप बोलोगे एल की वैल्यू आएगी 5 लैम्डा बाय 4, तो आपको f5 मिलेगा, दैट इज 5v बाय 4L, दैट इज 5f नॉट, मतलब फिफ्थ हार्मोनिक। या फिर आप बोलोगे सेकंड ओवरटोन। यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो सर इसमें कैसा ड्रॉ करिए जरा देख लो, मेरा मार्कर भी खत्म हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि सर इन केसेस में आपको केवल ऑड हार्मोनिक्स मिलने वाले हैं, इसका मतलब केवल ऑड मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर ही स्टैंडिंग वेव मिलेगी, जबकि पुराने वाले केसेस में आपको हर मल्टीपल स्टैंडिंग वेव मिल रहा था, ठीक है। तो कभी कभी तो क्या होता है, वो आपको बताएंगे नहीं क्लोज ऑर्गन पाइप है कि ओपन ऑर्गन पाइप है, वो क्या बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दो फ्रीक्वेंसी पे बन रहा है, दो कॉन्सेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी पर आप बोलोगे कि सर स्टैंडिंग वेव बन रही है, और बोल देंगे उन दोनों का जो डिफरेंस है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स है। देखो दो कॉन्सेक्यूटिव ले लो, 5f नॉट और 3f नॉट, इनके बीच का डिफरेंस इसके बराबर है 2f नॉट। तो इससे अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कौन से वाले केस की बात हो रही है, क्लोज ऑर्गन पाइप की। और आपको कुछ नहीं बताया तो आप ध्यान रखना कि सर कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी ले लो आप स्टैंडिंग वेव की, या तो उनमें डिफरेंस 2f नॉट के बराबर होगा या f नॉट के बराबर होगा।
अगर वो ओपन ऑर्गन पाइप वाला केस होगा तो F0 के बराबर होगा, अगर ये क्लोज ऑर्गन पाइप वाला केस होगा तो 2F0 के बराबर होगा। तो इसका बस लॉजिक थोड़ा सा आपको बनाना पड़ता है, और लॉजिक कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस करने से। ऑलमोस्ट एवरी ईयर बोल रहा हूँ मैं, एवरी ईयर एक क्वेश्चन इससे आ रहा है। कभी वो स्प्रिंग गेम में पूछ लेता है, कभी वो ऑर्गन पाइप में पूछ लेता है, कभी दोनों पूछ लेता है, कभी कभी दो क्वेश्चन सेम उस पर भी आ जाते हैं। इसलिए बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहता तो मैं इसको डॉपलर इफेक्ट को लेके इस चैप्टर को खत्म कर सकता हूँ, बट ठीक है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करते हैं, ऑलरेडी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। कल टेस्ट भी है, थोड़ी सी आप कल टेस्ट देने के बाद प्रैक्टिस कर लेना इसकी, तब अपन डॉपलर इफेक्ट की बातें जो कि इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें है डॉपलर इफेक्ट, बिकॉज डॉपलर इफेक्ट से भी ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आप देखना, आपसे बनेंगे, गारंटेड बनेंगे, मैं बता रहा हूँ। बस पहले ये कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लेना, थोड़े से याद कर लेना, 2-4 क्वेश्चन देख देख के सॉल्व कर लेना, उसके बाद आप बोलते हो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे। एनी डाउट्स, कोई भी डाउट? बोलो 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 बोलो, कोई डाउट है क्या? अरे भाई कनेक्टेड हो ना सब, मैं सिर्फ बोले जा रहा था, प्रवचन दे रहा था। हाँ जी सर, हाँ जी सर। भाई साहब 8 लोग रहे हैं, क्या बात है, आधी क्लास में हो गए। चलिए ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन है आपका, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। कल आपका टेस्ट है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ऑल द बेस्ट, ठीक है। बाकी जैसे ही टेस्ट आपका खत्म होगा वैसे आपको 1-2 डीपीपी मिल जाएंगे जो आगे के टॉपिक्स के होंगे, थर्मोडायनेमिक्स, एटीजी, एसएचएम एंड वेव्स। ये आपका नेक्स्ट टेस्ट का टॉपिक है, वेव्स कंप्लीट आएगा नेक्स्ट टेस्ट में, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, मतलब डीपीपी के फॉर्म में, ताकि आप उनको सॉल्व करें, और कोई डाउट हो तो पूछ लें। चलिए आज के इतना काफी है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर।